बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूल ऑफ लिपिड इन लाइफ। ज़िंदगी के अंदर लिपिड का क्या किरदार है? आपको पता है लिपिड सबसे ज़्यादा एनर्जी का अहम सोर्स है, यानी एटीपी का अहम सोर्स है। सोर्स तो कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, मगर ये अच्छा सोर्स है, इसकी वजह अभी हम बताएंगे। और दूसरी बात है कि लिपिड्स सारे के सारे न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट सोर्स क्यों है? उसकी वजह यह है कि 1 ग्राम अगर आप लिपिड है उससे आप 9.5 किलो कैलोरी एनर्जी ले सकते हैं। इसके बरक्स अगर प्रोटीन की मकदार 1 ग्राम हो तो 5.6 यानी उससे कम है। अगर कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम हो तो उससे 4.1 किलो कैलोरी यानी लिपिड से आधा भी नहीं देता। तो सबसे ज़्यादा जो किलो कैलोरी आपको मिल रही हैं वो किससे मिलती हैं? वो लिपिड से मिलती हैं। इस वजह से कहते हैं लिपिड आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एटीपी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है लिपिड जितने भी सेलुलर और सब सेलुलर मेम्ब्रेन जो होती हैं उसके अंदर एक इसेंशियल कंपोनेंट्स होता है, यानी लाजमी हिस्सा होता है लिपिड सेल और सेलुलर मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी इसके अंदर होता है फास्फोलिपिड की शक्ल के अंदर। और दूसरा जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ADEK जिसे एडिक भी कहते हैं, इसकी अब्जॉर्प्शन के अंदर लिपिड एज ए बायोलॉजिकल कैरियर के तौर पे काम करता है। यानी कि एडिक जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसकी अब्जॉर्प्शन के अंदर लिपिड एज ए बायोलॉजिकल कैरियर के तौर पे काम करता है। और चौथी बात यह है कि लिपिड सोर्सेज है फैटी एसिड का, बहुत सारे फैटी एसिड, और ये सोर्सेज जो फैटी एसिड हैं ये मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म के लिए लाजमी होते हैं। तो मतलब लिपिड्स ना हो ना ही फैटी एसिड होगा, ना ही मेटाबॉलिज्म होगा। इसके बाद कहता है लिपिड जो है ना एज ए मैकेनिकल कुशन के तौर पे वाइटल बॉडी ऑर्गन के लिए, जैसे कि दिल हो गया, इसके बाहर भी आप देखें फैट्स होती है, लिपिड्स मौजूद हैं। किडनी के बाहर भी फैट्स होती है। तो ये जो है ना कुशन के तौर पे मीन्स जब जंप करता है ये जो वाइटल ऑर्गन है बॉडी के, ये हसास होते हैं, इधर उधर लगते हैं, तो लिपिड्स की वजह से, फैट्स की वजह से इनको कुछ नहीं होता, ये मैकेनिकल कुशन की वजह से होता है। जिसकी बात है जो आपकी स्किन है, आपकी स्किन के नीचे लिपिड्स फैट्स मौजूद है और ये लिपिड एज ए इंसुलेशन का काम करती है। बाहर टेम्परेचर जितना हो जाए, गर्मी हो जाए या सर्दी हो जाए, ख़ास तौर पे सर्दियों के अंदर आपको पता है बर्फ़ानी इलाके के अंदर जो रीछ होते हैं या कुतबी पोलियो जानवर जितने भी होते हैं उन सारों के अंदर फैट्स बहुत ज़्यादा होती है स्किन के नीचे। इस वजह से सख्त सर्दी के अंदर भी उनको सर्दी नहीं लगती, क्योंकि जो फैट्स होती है, लिपिड्स होती है, वो एज ए इंसुलेटर के तौर पर काम करती है। इसके अलावा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टीरॉइड है। बहुत ज़्यादा जो बायोलॉजिकल फंक्शन है उसके अंदर स्टीरॉइड अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसा कि वो कोलेस्ट्रॉल की बात करता है, कोलेस्ट्रॉल 2 काम करती है बड़े, एक तो मेम्ब्रेन की मेंटेनेंस के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है और दूसरा लिपिड की ट्रांसपोर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। 2 काम है, एक मेम्ब्रेन की मेंटेनेंस के तौर के ऊपर और दूसरा लिपिड की ट्रांसपोर्ट के ऊपर। इसके अलावा प्रिकर्सर है काफ़ी चीज़ों का, कौन सा? यही वाला जो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल ये कौन सी चीज़ का? ये विटामिन डी का प्रिकर्सर है, बाइल एसिड का प्रिकर्सर है, स्टीरॉइड हार्मोन जैसा कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ये सारे हार्मोन ये स्टीरॉइड हार्मोन है। एड्रीनल हार्मोन जो कि किडनी से खारिज होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इन सारों का ये क्या है? प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है कौन? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टीरॉइड हार्मोन है। इसके अलावा हम पढ़ने लगे हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड जो है ना ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, या आप ये समझ लें न्यूक्लियोटाइड यूनिट आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड बनता है। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स हैं, एक इसकी है जिसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड DNA, और दूसरा है राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA। अच्छा, DNA डीऑक्सी राइबोज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो राइबोज शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज है, DNA के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर है, RNA के अंदर राइबोज शुगर है, इस वजह से इसका नाम तब्दील है। अच्छा, DNA पाया कहाँ जाता है? ये मेनली तो क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। इसकी कुछ मिकदार क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होती है। RNA न्यूक्लियोलस राइबोसोम और साइटोसोल में मौजूद होता है। अब जो ये न्यूक्लियोटाइड है, यानी ये न्यूक्लियोटाइड जिसने न्यूक्लिक एसिड को बनाया, न्यूक्लिक एसिड की किस्में हमने पढ़ ली हैं, 2 हैं, DNA RNA। अब न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ का बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड का। फास्फोरिक एसिड तो ठीक है, अब न्यूक्लियोसाइड के अंदर फिर 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक हो जाती है पेंटोज शुगर, दूसरी है नाइट्रोजनस बेसिस। ये देखो, ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड बना हुआ है। और न्यूक्लियोसाइड किस चीज़ का है? नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर है। अब जो पेंटोज शुगर है इसको जब पढ़ेंगे, इसके अंदर 2 तरह की शुगर होती हैं, जैसे हमने पहले भी बताया, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और एक राइबोज शुगर होती है।
जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो डीएनए के अंदर पाई जाती है, और जो राइबोज शुगर है वो आरएनए के अंदर पाई जाती है। अब नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो इसके अंदर भी दो तरह की नाइट्रोजनस बेस होती हैं, एक होती है पैरिमिडीन और दूसरी होती है प्यूरिन्स। जो पैरिमिडीन होती है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी उसके अंदर सिर्फ एक रिंग वाला स्ट्रक्चर मौजूद होगा। किसके अंदर? पैरिमिडीन के अंदर। जो प्यूरिन्स होगी उसके अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी उसके जो शेप होगी उसके अंदर डबल रिंग होगा। किसके अंदर? प्यूरिन्स के अंदर। पैरिमिडीन के अंदर एक और प्यूरिन के अंदर दो। अच्छा, पैरिमिडीन की फर्दर बात करें तो इसके अंदर तीन तरह की बेसेस होती हैं जिसकी पैरिमिडीन की। एक इसकी होती है साइटोसिन, और ये जो साइटोसिन है ये दोनों के अंदर पाई जाती है। ये पाई जाती है आरएनए के अंदर भी और डीएनए के अंदर भी जो साइटोसिन है। जो थाइमीन है ये सिर्फ डीएनए के अंदर पाई जाती है, जो यूरेसिल है वो आरएनए के अंदर पाई जाती है। यानी कि डीएनए के अंदर थाइमीन पाई जाएगी, किसके साथ? साइटोसिन के साथ, और आरएनए के अंदर साइटोसिन के साथ यूरेसिल पाई जाएगी। इस तरह जो इसकी प्यूरिन है वो डबल रिंग है, और वो उसके अंदर दो बेसेस पाई जाती हैं, एक एडेनिन है और दूसरी गुआनिन है। एडेनिन और गुआनिन दोनों डीएनए के अंदर भी पाई जाएंगी और आरएनए के अंदर पाई जाएंगी। यानी इसके अंदर डीएनए और आरएनए के अंदर जो हमने पैरिमिडीन सिंगल रिंग के अंदर फ़र्क देखा था, यूरेसिल और जो थाइमीन के अंदर था, यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ दोनों के अंदर सेम होती हैं, एडेनिन गुआनिन भी। इसके जो नाइट्रोजनियस बेस है, नाइट्रोजनियस बेस कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है। देखो ये कार्बन नंबर 1 है, इसके साथ अटैच होगी नाइट्रोजनियस बेस। ये नाइट्रोजनियस बेस है, साइटोसिन है। इस तरह ये कार्बन नंबर 1 है, थाइमीन अटैच है। अगर हम इसके फास्फोरिक एसिड को निकाल दें तो ये वाली जो राइबोज शुगर है और जो नाइट्रोजनियस बेस है, इन दोनों को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं इसे हम? न्यूक्लियोसाइड। किसको? नाइट्रोजनस बेस उस फास्फोरिक एसिड को, यानी पेंटोज शुगर को। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। जब इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा तो फिर ये मुकम्मल बन जाएगी नाइट्रोजनस बेस। क्या हो जाएगी? नाइट्रोजनस बेस। अब क्योंकि इसके साथ ये मुकम्मल बन जाएगी न्यूक्लियोटाइड। अब इस पूरे न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो थाइमीन है वो नाइट्रोजनस बेस है, तो इस वजह से हम कहेंगे ये थाइमीन न्यूक्लियोटाइड है। अब इसके अंदर ये मैंने पहले बताया, जैसे ये नाइट्रोजनस बेस है, ये पेंटोज शुगर होंगी, दोनों मिलेंगे नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर, तो क्या बन जाएगी? न्यूक्लियोसाइड। फास्फेट मिलेगा तो मुकम्मल बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस कौन सी है? साइटोसिन, तो इस वजह से हम कहेंगे साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। इस तरह इसके अंदर यानी कि जो उसकी होगी नाइट्रोजनस बेस होगी उसके हिसाब से हम न्यूक्लियोटाइड का नाम दे देंगे, यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड। मगर ये सारी की सारी क्या है? ये पैरिमिडीन है। पैरिमिडीन का मतलब होता है इसके अंदर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, और ये दोनों जो है ना ये है प्यूरिन्स, क्योंकि इसके अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर है, एडेनिन और गुआनिन जिसकी मिसाल दे रहे हैं। बहरहाल इसके कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच है, और कार्बन नंबर 5 के साथ इसका फास्फोरिक ग्रुप अटैच है। फास्फोरिक एसिड मौजूद है। क्या मौजूद है? फास्फोरिक एसिड मौजूद है। अच्छा, जो फास्फोरिक एसिड कार्बन नंबर 5 के साथ जो बांड बना रहा है, इस बांड को हम कहते हैं ईस्टर बांड, या इसे हम कहते हैं ईस्टर लिंकेज। क्या वाले कहते हैं? ईस्टर लिंकेज। यानी कि जो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो राइबोज शुगर है, वो राइबोज शुगर का जो कार्बन नंबर 5 है, ये कार्बन नंबर 5 फास्फोरिक एसिड के साथ एक बांड बना रहा है। इस बांड का नाम है ईस्टर लिंकेज। अच्छा, इसी राइबोज शुगर को हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बन 5 होते हैं, इस वजह से इसका नाम है पेंटोज शुगर। ये बाद जगहों पे डीएनए के अंदर ये होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और आरएनए के अंदर ये होती है राइबोज शुगर। ये दोनों पेंटोज शुगर ही हैं, और ये दोनों का जो कार्बन नंबर 5 है वो फास्फोरिक एसिड के साथ क्या बना रहा है? ईस्टर लिंकेज बना रहा है। अच्छा, एक आगे आ रहा है जिसे हम कहते हैं फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। क्या है फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड? ये है कि जैसे कार्बन नंबर 5 के ऊपर ये फास्फेट ग्रुप है, ये एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ा हुआ है। जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा तो उसकी जो कार्बन नंबर 3 होगी, ये वाली नीचे वाली होगी, उसके साथ एक बॉन्ड बना देगा। ये जैसे आपको नजर आ रहा है, ये देखो, ये पहले जो ग्रुप है ये कार्बन नंबर 5 के ऊपर ये फास्फोरिक ग्रुप लगा, जो ऊपर वाली जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसकी जो कार्बन नंबर 3 होगी उसके साथ ये एक ग्रुप बना देगा, यानी ये ईस्टर लिंकेज बना देगा। अब ईस्टर लिंकेज 2 बन गई हैं, एक ईस्टर लिंकेज ये वाली मौजूद है, ये वाली ईस्टर लिंकेज है, और एक ये वाली है, ईस्टर लिंकेज 2 है। तो इस वजह से हम कहते हैं फास्फोडाइईस्टर लिंकेज, मतलब है 2 ईस्टर लिंकेज, 2 ईस्टर में, या इसको हम कहते हैं फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। अच्छा, ये फास्फोरिक एसिड एक कार्बन नंबर 5 के साथ बना रहा है और एक कार्बन नंबर 3 के साथ बना रहा है। कार्बन नंबर 3 के साथ बनाएगा वो जो OH ग्रुप के साथ बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? OH ग्रुप के साथ बनाएगा। अच्छा,
अब हम इसी से वैसे देख लेते हैं, जो इसको डीऑक्सी राइबो, ये होगी सिंपल होगा न्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लियोटाइड होगा डीएनए का तो फिर हम इसे कहेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लियोटाइड होगा आरएनए का तो इसे हम कहेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड। सिंपल है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड वो होता है जैसे वो कहता है डीएनए का जो होगा न्यूक्लियोटाइड उसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, और आरएनए का होगा तो राइबो न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अच्छा, ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं इनका नाम होगा नाइट्रोजनस बेस के नाम से, जैसे मैंने पहले भी बताया है। जैसे कि एक मिसाल उसने दी है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हम जाते हैं एडिनिन ट्राई, ये एडिनिन क्या है? ये एडिनिन नाइट्रोजनस बेस है। अब आप कहेंगे ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड तो नहीं है, बल्कि ये भी न्यूक्लियोटाइड है भाई। ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड ऑफ एडिनिन इसको भी कहते हैं। यानी ये न्यूक्लियोटाइड है एडिनिन जिसके अंदर नाइट्रोजनस बेस है, मगर फास्फेट 3 लगे हुए हैं, फास्फोरिक एसिड, इस वजह से नाम दिया गया ट्राइफॉस्फेट। है तो न्यूक्लियोटाइड। एटीपी जो हमारा यानी कि सेल का जो है ना एनर्जी सोर्स होता है एटीपी। अब आप यह देखें, ये एडिनिन लगा हुआ है, ये नाइट्रोजनस बेस है एडिनिन, उसके साथ ये राइबोज शुगर है। ये राइबोज या पेंटोज जो शुगर है, इस शुगर के साथ 3 फास्फेट ग्रुप लगे हुए हैं, इस वजह से इसका नाम है ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड ऑफ एडिनिन, या एडिनिन ट्राइफॉस्फेट या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे हम कहते हैं। अच्छा, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है कैसे कि जब हम खुराक खाते हैं तो ये जो एनर्जी होती है इन्हीं बॉन्ड के अंदर स्टोर होती है। जब हम खुराक खाते हैं पहले होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट का मतलब होता है इसके अंदर सिर्फ एक फास्फेट ग्रुप होता है। अब खुराक की वजह से एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी की शक्ल में एक फास्फेट ग्रुप और अटैच हो जाता है, डाइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फिर एक और लग जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसके अंदर एनर्जी क्या हो रही है? स्टोर हो रही है, जब कह रहे हैं खुराक खा रहे हैं। और जब सेल को ज़रूरत पड़ती है तो यही फास्फेट बॉन्ड यहाँ से और यहाँ से ये फास्फेट बॉन्ड टूटेंगे। पहले ये फास्फेट बॉन्ड टूटेगा, पीछे 2 रह जाएंगे। अब तो ये ट्राइफॉस्फेट है, 3 फास्फेट ग्रुप हैं, ये टूटेगा, 2 रह जाएंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये टूटेगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब इन दोनों बॉन्डों के टूटने की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, और यही एनर्जी सेल अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ सरगर्मियों के अंदर क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। समझ लगी है? तो ये भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। अच्छा, एक और न्यूक्लियोटाइड है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये तो समझ आ रही है। एडिनिन इसकी क्या है? ये नाइट्रोजनस बेस है। जो निकोटिनामाइड है इसका ये कोएंजाइम है, ये एक फैक्टर है। अच्छा, ये जो इसका जो फास्फेट ग्रुप है, ये वाला देखें, ये फास्फेट ग्रुप आपस के अंदर क्या है? जुड़े हुए हैं। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है सेल के अंदर, कि जिसके अंदर ये एज ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पे काम करता है। क्या काम करता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है सेल के अंदर, उसके अंदर ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पे काम करता है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड जो होगा एक होगा, जैसे मैंने अभी बताया है, न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते जाएंगे, ये न्यूक्लियोटाइड मिलते जाएंगे, तो ये न्यूक्लियोटाइड मिलके एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बना देंगे, एक के साथ दूसरा, तीसरा, चौथा। मगर ये जो न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे हमेशा इसके एक सिरे के ऊपर जो ऊपर वाला कार्बन नंबर 5 वाला सिरा होगा उसके अंदर फास्फेट ग्रुप, और जो नीचे वाला होगा कार्बन नंबर 3 के ऊपर OH ग्रुप। ये हमेशा ऑलवेज आखिर तौर पर ये करेंगे, खाली रहेंगे। मतलब है ये मज़ीद आगे चेन बना सकेंगे। जितने भी आपस में मिल जाएं, कार्बन नंबर 5 के ऊपर फास्फेट ग्रुप और कार्बन नंबर 3 के ऊपर OH ग्रुप ऑलवेज फ्री रहते हैं, या RNA फ्री, ये फ्री रहते हैं। अच्छा, RNA जो होता है ये एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है, यानी इसके अंदर सिर्फ एक चेन बनती है। जबकि देखा जाए DNA वो डबल हेलिक्स होता है और उसके अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती हैं। ये देखो, ये DNA है, ये DNA बना हुआ, ये DNA है, इसके अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी हुई है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड मिलकर उन्होंने क्या बनी है? एक चेन बनी है, उसके अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन।